चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी और पंजाब हरियाणा प्रोग्राम गेल गेल में आज कुछ खास आपके लिए लेके आया। मेरा आना हो गया आज लखनऊ में, और लखनऊ नवाबों का शहर है और नवाबों की शान के बारे में तो आपको क्या बताना, आप सारा कुछ अपना पता ही है। नवाबों की एक खास बात और हुआ करती थी, नवाबों के पास जो है अपने वैद्य भी हुए करते थे जिनसे वो दवाइयाँ लेकर थे, हर तरह की बीमारी का इलाज करे करते थे। आज भाई मैं जहाज में बैठ कर आया और मेरा सिर घूम गया। उसके बाद जब मैंने देखा भी कोई दवाई ले, अंग्रेजी दवाई वाले पर गया, साथ में एक यूनानी दवाखाना देख लिया। मैंने कहा भाई इसना देखते हैं यूनानी दवाखाना है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग यूनानी दवाखाने की बात करते हैं। हमारे करनाल में भी है एक बुजुर्ग को एक रहा थे, लेकिन आजकल है नहीं। यहाँ देखने को मिला, लगा कि नई चीज़ है, बात करते हैं। आज बात करने के लिए मेरे साथ जो है डॉक्टर रिजवान रज्जा जी हैं, जिनके पास मैं दवाई लेने आया था। आयुर्वेद में जो है नब्ज देखते हैं और ये नाड़ी देखते हैं, दोनों में अंतर कैसा, इनसे बात जरूर करेंगे आज। सर राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो आप? बहुत अच्छा, आदाब। सर सबसे पहले चढ़ती कला टाइम टीम में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल कि ये है क्या सर, यूनानी दवाखाना, यूनानी की जो बातें होती हैं है क्या, और एलोपैथ में, आयुर्वेद में, और इसमें अंतर क्या है? सबसे पहले मैं तो आप लोगों का मैं यहाँ वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और लखनऊ शहर एक कदीम तहज़ीबी, अदबी और सकाफ़ती एतबार से जाना जाता है। हिस्ट्री में इसका बड़ा नाम है। और आपने सही कहा कि ये नवाबों का शहर रहा है। और कदीम ज़माने से, यानी पुराने ज़माने से जो इलाज का एक तरीका था, एक सिस्टम था, वो सिस्टम मॉडर्न मेडिसिन नहीं था, बल्कि यूनानी आयुर्वेदिक ही तरीका इलाज था जी। और लोग जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। बाद में जड़ी बूटियों को कूट पीस कर कंपाउंड की शक्ल में, मुरक्कब की शक्ल में, माजून की शक्ल में उसको बनाया गया, और उससे जो है लोगों को इस्तेमाल में आसानी हुई। तो उन्होंने इसको अपनाया और तरह तरह की बीमारियों में इसका जब फ़ायदा देखा तो इसको जो है हमेशा से इस्तेमाल करते रहे। बाद में आयुर्वेदिक इंडियन ओरिजिन है, यानी ये हिंदुस्तान की एक जो ट्रेडिशन थी इलाज करने की, दवा करने की, वो हिंदुस्तानी तरीक़े इलाज था। और यूनानी पुराने ज़माने में मिस्र, यूनान और रूम और इसी तरह से अरब, ईरान से होती हुई यूनानी पद्धति या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हिंदुस्तान में आई। तो हिंदुस्तान के लोगों ने इसको अपनाया, और दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आयुर्वेदा और यूनानी हमारे हकीम अजमल खान साहब ने दिल्ली करोल बाग में यूनानी एंड आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल कॉलेज दोनों एक साथ कायम किया। वो आज भी दोनों कॉलेज चल रहे हैं और BUMS और BAMS की डिग्री जो है वहाँ से दी जाती है। और अब तो NCISM बन गया है, CCIM के अंडर में वो चलता है, NCISM के अंडर में चलता है। और इससे जो लोग डिग्री हासिल करते हैं वो दोनों पैथी में अपना प्रैक्टिस करते हैं, और यूनानी दवाओं को अलग अलग बीमारियों में, ख़ास तौर पर जो जोड़ों का दर्द है, पेट की बीमारियां हैं, इसके अलावा दिमागी बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, और इसके अलावा औरतों की बीमारियां हैं, इन सब में सर, इनका आज भी सारी बीमारियां कॉमन है और ये लोगों में आज के टाइम में मिलती हैं। लेकिन आज एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिला वो है, नेशनल टीवी पे मैं बात करने लग रहा, लेकिन खुल कर बात करनी चाहिए, वो है सेक्स की समस्या। और बहुत सारे लोग जो है जब यूनानी दवाओं की बात करें तो फिर वो सीधा दिमाग में जावा है भाई देसी दवाएं हैं, सेक्स की दवाइयाँ होंगी या दूसरी दवाइयाँ होंगी। तो क्या लगता है आपको, इस तरह के मरीज आते हैं या ठीक होते हैं, इस पद्धति को सेक्सी दवाइयों से कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि एक जहन में यूनानी दवाओं का नाम आती है, सबसे पहले इसी तरह विचारा जाता है। ये जो यूनानी तरीक़े इलाज है और जो इसमें दवाएं दी जाती हैं जी, वो दवाएं असल में जड़ी बूटियों से ही तैयार होती हैं। और इसमें आधी से ज़्यादा दवाएं वो हैं जो हमारे घरों में ड्राई फ्रूट्स के तौर पर या मसालों के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। उन सारी दवाओं को जब हम अलग तरह से किसी ख़ास पार्टिकुलर, जैसे सेक्सुअल डिजीज़ में हम उसका इस्तेमाल करवाते हैं,
तो उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। और जिस तरह से ये जड़ी बूटियाँ हैं तो ये जड़ों को मजबूती देती हैं, नसों को मजबूती देती हैं, और बीमारी कहाँ से पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है, तो असल में उस क्यों को दूर किया जाता है, उस कारण को, उस रीज़न को दूर किया जाता है, ताकि मरीज़ को मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल हो और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। आज के दौर में जो मॉडर्न एज है, ये मोबाइल का ज़माना है। लोग तरह तरह की चीज़ें मोबाइल पे देखते हैं और उसकी वजह से उनकी वो सारी चीज़ें जो वक्त से पहले मैच्योर हो जाती हैं, वक्त से पहले वो हमारे जिस्म से बाहर आने लगती हैं, वो चीज़ें, वो ख़राबियाँ दूर करने के लिए हम यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और यूनानी मेडिसिन में वो सारी दवाएं इस तरह से तैयार की जाती हैं कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, और दिमाग, दिल, किडनीज़, हार्ट और लीवर सब जो है वो सबको ताकत मिले। सर, और कितने दिनों से आप इस प्रोफेशन में हो, और इसी में जोड़ के कि जब आपने पहला मरीज़ देखा वो किस तरह का अनुभव था? ये जो हमारा ख़ानदानी पेशा है जी, ये तकरीबन 50-60 साल से, बल्कि और ज़्यादा जी, सालों से जो है वो चला आ रहा है। हमारे बाप दादा के ज़माने से ये ट्रेडिशन कायम है, और उसके बाद से लेके अब तक ख़ानदानी तौर पर 3 नस्लें हमारी जो है वो, यानी हमारे बाप, हमारे दादा, और उसके बाद फिर अब हमारे बच्चों ने भी इसको संभाल लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये तरीका वो तरीका है जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, ख़ानदानी तौर पे चला आ रहा है, लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट ने थोड़ी सी पाबंदी लगाई है कि इसको डिग्री होल्डर इसको जो है अपनाएं, तो इस सिलसिले में चूँकि यूनानी कॉलेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में जो यूनानी कॉलेजेस चल रहे हैं, उससे 4.5 साल का कोर्स होता है जो नीट के थ्रू उसमें एडमिशन होता है। तो नीट के थ्रू एडमिशन लेके बाकायदा पढ़ाई करके डिग्री हासिल करके तब इसको जो है किया जाता है। तो उससे और ज़्यादा हमें ऑथेंटिक समझा जाता है। और जिस तरह से MBBS लोग करते हैं उसी तरह से BUMS करते हैं, और डिग्री हासिल करके जब ये हम प्रैक्टिस में आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उससे हमें किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कत या किसी तरह का कोई संकोच नहीं होता है। जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि नीम हकीम जो जाने खतरा। अगर वो खतरे वाली बात दूर करनी है तो पढ़ाई लिखाई को बीच में जोड़ना जरूरी है, और इसमें अंकुश भी सरकारों का होना चाहिए। नहीं तो कोई भी को 4 डब्बियां दर का बैठ जाएगा, किसी ने पता नहीं के बेच का वो चला जाएगा। बात एक। दूसरी बात ये कि आपने 50 साल पहले की बात करी। 50 साल पहले तो जंगल वगैरह थे, जंगल में तो जड़ी भी मिल जाती और भुट्टी भी मिल जाती। आज का टाइम आ रहा है जो है केमिकल का, तो आज ये जड़ी बूटियां आप लेके कहाँ से आते हो, तैयार उसको कैसे करते हो, क्या कहेंगे आप इस पर? जैसे बहुत सी दवाएं हैं, असगंध, नागौरी, नागौर में इसका कल्टीवेशन होता है, नागौर में पैदा होता है, वहाँ से मंगाया जाता है। आंवला हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तिरफला जिसको हम कहते हैं, हलैला, बलीला आंवला या हड़बहेड़ा आंवला, ये जो है बहुत अच्छी पैदावार है इसकी हमारे हिंदुस्तान में। इलायची है, लौंग है, इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उन्नाब कश्मीरी, कश्मीर से मंगाई जाती है। बनफशा, गावज़ुबां, इसी तरह से और भी बहुत सी दवाएं हैं जो दूसरे मुल्कों से मंगाई जाती हैं, और कश्मीर से ज़ाफ़रान मंगाया जाता है। इसके अलावा और भी दूसरी दवाएं हैं जो मंगाई जाती हैं, बाकायदा इसकी खेती की जाती है। कासनी है और मको है, इसके अलावा खीरे ककड़ी के मग्ज़ हैं, और लौकी के, और आपके जो खाने वाले हमारे डेली सलाद में इस्तेमाल, उसके मग्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको चहार मग्ज़ कहा जाता है, चहार तुख्म कहा जाती है। सीड्स बहुत सी दवाओं के, जैसे मूली के सीड्स, गाजर के सीड्स, इन सब की जो है वो बाकायदा खेती होती है, और उसको जड़ी बूटियों को और उसके फलों को और उसके सीड्स को निकाल कर तैयार करके फ्रेश हालत में उसको करके फिर उसको जो है
हम लोग दवाएं बनवाते हैं। एलोपैथी दवाइयाँ से लोग आज के टाइम में बचना चाहते हैं, अभी एलोपैथी ना खानी पड़े, तो चाहे फिर वो आपकी यूनानी दवाई हो या फिर वो आयुर्वेदिक दवाई हो, या फिर आजकल जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है, उसका भी लोग प्रयोग करें, जो उस पर मिल गया, देखा, अगला सगला खा लिया, बीमार भी हो जाए तो चलो आपका ये जो है ठीक है, आप पढ़े लिखे आदमी, भाई डॉक्टर साहब जो है प्रोफेसर हैं और उन्होंने पढ़ाई कर रखी, तो ये बात जेन्युइन है कि जिससे आप बात सुन रहे हो वो आपकी तथ्यों पर आधारित बात है। इस बात की तो इनकी डॉक्टर साहब की गारंटी है, क्योंकि मैंने इनका बोर्ड देखा था। तो 50 साल पहले की आपने बात की, अब आ जाते हैं आज के टाइम पे। आज का टाइम आ गया डिजिटल, मोबाइल का टाइम आ गया, और हर किसी की जेब में मोबाइल है, चाहे फिर वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो, उन सब पे मोबाइल है। अक्सर ये बात मैंने लोग कहते सुने कि जो मोबाइल है उसने जेब में डाल कर रखा है, जेब में डालना नहीं चाहिए, उसकी वाइब्रेशन से या फिर जहाँ टावर लगे हुए हैं उस क्षेत्र में बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। खासकर ये कहते हैं कि जब मोबाइल अपनी जेब में हो या खास करके नीचे वाली जेब में हो तो वो शुक्राणुओं को कम कर देती है। आप क्या कहोगे, क्या महिलाओं को और पुरुषों को इस तरीके से मोबाइल रखने से बचना चाहिए? सुझाव क्या रहेगा? ये जो बात है कितनी सच है और कितनी झूठ है? बिल्कुल सही है। मोबाइल से रेडिएशन होता है, मोबाइल से बहुत सी रेज निकलती हैं, उसकी लाइट से असर पड़ता है। दूसरे यह है कि मोबाइल पहले 2G था, फिर 4G हुआ, फिर 5G हुआ। अब जाहिर है जितना ज़्यादा उसका पावर बढ़ता जाएगा हमारी बॉडी पे उसका गलत असर पड़ेगा, और रेडिएशंस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। वो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे असर डालती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर डालती हैं, और इसी तरह से हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ज़ूस्पर्मिया, ओज़ूस्पर्मिया है या स्पर्मेटोरिया है या बहुत सी दूसरी बीमारियां हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, अर्ली डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, इसके अलावा सेक्सुअल वीकनेस है, फीमेल्स में, औरतों में मेंसेस का डिस्टरबेंस है, ल्यूकोरिया है, सफ़ेद पानी का आना, इसी तरह से ल्यूकोरिया होता है, उनका चिड़चिड़ापन, नींद की बीमारी, नींद ना आना, भूख ना लगना, कम खाना, और कॉन्स्टिपेशन रहना, यानी मोशन टाइम टू टाइम रेगुलर ना होना। तो ये सारी दिक्कतें मोबाइल की वजह से हैं, और इसका असर मोबाइल की वजह से हमारी बॉडी पे पड़ता है, हमारे दिल और दिमाग पे पड़ता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमें पूरी नींद नहीं मिल पाती। तो हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, यानी मेटाबॉलिज्म का लीवर हमारा जो है डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, हमें जो है ब्लड प्रेशर के साथ इंसोम्निया की बीमारी होती है, और दूसरे यह है कि सेक्सुअल वीकनेस, चूँकि हम मोबाइल में बहुत सी चीज़ें अननेसेसरी देखते हैं, वो चाहे स्क्रीन पर हमारे वैसे आ जाएं या हम उसको ओपन करके देखें, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो दिमागी तौर पर हम जिस तरह से उससे बच सकें, हमें बचने की कोशिश करना चाहिए, कम और अवॉइड करना चाहिए। और इन सारी बीमारियों में हमारे यहाँ चाहे वो आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, उसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा उसका इलाज है। और ख़ास तौर पर यूनानी और आयुर्वेदा में जो हमारी कंपनियां हैं, जैसे हमदर्द है, दवाखाना अलीगढ़ है, न्यू शमा है, इसके अलावा देखिए ये माजून की शक्ल में हम लोग खुद तैयार करवाते हैं, सरदार यूनानी दवाखाना हमारा खुद दवाएं तैयार करता है, बहुत से पाउडर हैं, बहुत से टैबलेट्स हैं, बहुत से सिरप हैं, वो सब यूनानी में फ़ायदेमंद हैं, हार्मलेस हैं, और दूसरे यह है कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब मॉडर्न मेडिसिन को छोड़कर लोग यूनानी और आयुर्वेद की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, और इससे अपने आप को सेफ समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इलाज करना पसंद करते हैं। और ये दवाएं चूँकि खाने में भी आसान है और टेस्टी भी होती हैं, बहुत से माजून हैं, खमीरे हैं, हलवा हैं, तो ये सब खाने में भी अच्छा लगता है। और नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं जो पेशेंट की सहूलत के हिसाब से कंपनियां बना रही हैं। कैप्सूल फॉर्म में दवाएं आ रही हैं, टैबलेट फॉर्म में दवाएं आ रही हैं, और इसके अलावा काढ़ा हमारा जोशादा की शक्ल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है।
जोशादे में सारी जड़ी बूटियां होती हैं, जो हम उसको पकाकर छानकर बिल्कुल चाय ये की तरह जो पीते हैं। दवाइयाँ बता रहे हैं ये यूनानी दवाएं हैं, इनके बारे में और भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल है मन में। आज सारे का जवाब जो है प्रोफेसर साहब पे लेकर चलेंगे। यूनानी दवाओं का जो एलोपैथी का तो सबने देख लिया, लेकिन इसका स्कोप क्या है और साथ में चुनौतियाँ क्या हैं, लगता क्या है आपको? इसका स्कोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और यूँ बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको अपने सिस्टम में और जो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट का सिस्टम होता है, तो उस डेवलपमेंट के सिस्टम में इसको शामिल कर लिया है। और ख़ास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने और हमारे आयुष मिनिस्टर ने इसको जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है और लोगों को आयुष की तरफ, आयुर्वेदा और यूनानी की तरफ कदम बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेरणा दी है, ज़रूरत पर ध्यान दिया गया है और इसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, पीएचसी खुल रही है, सीएचसी खुल रही है, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, यहाँ तक कि जो पीजी इंस्टीट्यूशन होता है या एम्स की तरह ऑल इंडिया यूनानी इंस्टीट्यूशन और ऑल इंडिया आयुर्वेदिक सर मैं बात पे आ जाता हूँ कि मरीजों का भरोसा जीतने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है आज के टाइम में? आज के टाइम में एक बात ये, दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब और फेसबुक का जमाना है। इस जमाने से आपको फायदा हुआ या नुकसान? इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सी दवाएं हमारी सोशल मीडिया पर रन कर रही हैं और जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सी दवाएं उस पर देखकर हमारे पास आते हैं कि हकीम साहब या डॉक्टर साहब ये दवा हमने मोबाइल में अपने सर्च किया है, क्या हमें इसको खाना चाहिए या हमें इसके बारे में ज़रा सा बताइए। तो बहुत सी दवाएं आज गूगल में सर्च में जाइए तो उसमें हर कंपनी की दवाएं मौजूद हैं। कोई भी दवा हो उसको आप ओपन करके उसके बारे में डिटेल मालूम कर सकते हैं। तो चैलेंजेस हमारे सामने बहुत हैं, नई नई बीमारियां हैं। अभी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना पीरियड में जो यूनानी मेडिसिन और काढ़ा का इस्तेमाल किया लोगों ने, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और लोगों ने काढ़ा को, जोशादे को, लौक सपिस्ता ख़यार शंबरी को, शरबत उन्नाब को और जड़ी बूटियों की दूसरी दवाओं को अपने घरों में इस्तेमाल करके उससे काबू पाया, कंट्रोल किया और अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। डॉक्टर साहब, मरीज का भरोसा जीतने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा उसको इस बात का यकीन दिलाया जाए कि ये जड़ी बूटियाँ अंग्रेज़ी दवाओं की तरह फ़ौरन असर नहीं करती हैं। उनको इस बात का भी यकीन दिलाया जाए कि 1-2 दिन खाएंगे तो उसका असर ज़ाहिर होगा और उसके बाद थोड़ा सा सब्र के साथ, थोड़ा सा अपनी हौसले के साथ इसको 1 हफ्ता, 15 रोज़ या 1 महीना इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद मुकम्मल तौर पर अपनी बीमारी को ठीक करें। जड़ी बूटियों में बीमारी को जड़ों से ख़त्म करने की ताकत होती है, अंग्रेज़ी दवाओं में बीमारी को दबाने की ताकत होती है। तो जब जड़ी बूटियों से हम बीमारी की जड़ तक पहुंच जाते हैं और उसकी जड़ खोद के समझिए अलग कर देते हैं, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल जाता है किसी पेशेंट को। कंप्लीट ट्रीटमेंट की आपने बात करी, यूनानी दवाओं को मेन स्ट्रीम में आने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा? क्या आपको लगता है ये कभी जो है एलोपैथ की तरह मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी? मेन स्ट्रीम में आने के लिए हमने और गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है और इसको बिल्कुल मेन स्ट्रीम में मॉडर्न के पैरेलल कर दिया है। सारा कोर्स बिल्कुल पैरेलल है। इसमें स्कॉलरशिप जो मिलती है, इसमें जो पीजी होते हैं, एमडी, एमएस होते हैं और एम्स इसके जो है खुल गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं। तो लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, प्रोफेशन को फ़ायदा हो रहा है और लोग जो है इसके जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस को सामने रखकर अपने आप को आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं। सब दवाई और परहेज दोनों में ज़रूरी क्या है? दवा
बीमारी को ठीक करती है और परहेज़ बीमारी को बढ़ाने से रोकती है। तो परहेज़ साथ साथ इसलिए हम लोग बताते हैं कि दवा भी साथ में चलती रहे और परहेज़ भी। जब आदमी परहेज़ कर लेता है, जैसे फास्ट फूड है, तली भुनी चीज़ें हैं, मिर्च मसालेदार चीज़ें हैं, तो इन सब खानों पर अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, हम अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लेंगे, तो हमें दवा का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा और दवा हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद होगी, फ़ायदा पहुंचाएगी। और दवा अपने असली शक्ल में, दवा जिस तरह से हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगी तो उसको तेज़ी के साथ असर करने का मौका मिलेगा। और परहेज़ के साथ जब हम इस्तेमाल करेंगे तो मरीज़ को जल्द से जल्द फ़ायदा होगा। किस तरह का खाना आज के टाइम में लोगों को खाना चाहिए? खाना हमेशा भूख लगने पर खाना चाहिए, भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, नाश्ता अच्छा करना चाहिए, तली भुनी चीज़ें कम खाना चाहिए, सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए ताकि सोने में आसानी हो, उसको कंप्लीट नींद आए और अच्छी नींद आए, ताकि मॉर्निंग में उठने के बाद उसको खाना मुकम्मल तौर पर हज़म हो चुका हो और जब वो बाथरूम जाए तो उसको किसी दवा की या चाय पीने की ज़रूरत ना पड़े कि हम चाय पिएंगे तभी हमें मोशन होगा। आपने कहा कि भूख लगने पे खाना खाना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए, फिर दोपहर को 12 बजे के आसपास, फिर जो है सूर्य अस्त होने से पहले खा लेना चाहिए। तो इसमें टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है? टाइम ठीक रहता है या फिर जो है भूख? भूख और टाइमिंग दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मॉर्निंग में एक लंबा गैप होता है, रात में खाने के बाद मॉर्निंग में जब कोई उठता है सोकर तो उसको भूख लगी होती है। आजकल ब्रेकफास्ट करने लगे, फास्ट करना, ब्रेक कर देना। तो उस फास्ट को तोड़ने के लिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट जो है वो हमें ज़रूर करना चाहिए और ब्रेकफास्ट अगर जल्दी हो जाए तो लंच हम टाइम से ले लें, 1 बजे से 2 बजे तक हमारा लंच हो जाना चाहिए उस वक्त। और ब्रेकफास्ट के बीच में एक चाय ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो कोई और नमकीन चीज़ ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ताकि भूख में हमें कोई दिक्कत ना हो। सरकारों से को किस तरह से काम करना चाहिए कि पद्धति मेन स्ट्रीम में आए या फिर लोगों को जो है फ़ायदा मिले? यूनानी और आयुर्वेदिक के साथ साथ जो आयुष डिपार्टमेंट के 4 और सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, उसमें होम्योपैथी भी है, सिद्धा भी है, सोवा-रिगपा भी है। इन सब के लिए गवर्नमेंट और आयुष मंत्रालय अच्छा काम कर रही है। मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति हो रही है, वैकेंसीज जो खाली हैं वो निकल रही हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उसका इंटरव्यू हो रहा है और उसमें सिलेक्शन के लिए उन्होंने एक अच्छा पैनल बना रखा है। और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें यूनानी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर रखे जा रहे हैं चिकित्सा अधिकारी के शक्ल में, इसके अलावा MCH के शक्ल में, और दूसरे जो है, और जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हो रहा है और उसके लिए भी जगहें निकल रही हैं और उस पर सिलेक्शन भी हो रहा है, इंटरव्यू भी हो रहा है और गवर्नमेंट की नज़र इस पर है। डॉक्टर साहब, युवाओं और युवतियों के लिए अंत में आपका मैसेज क्या रहेगा? मैं एक पैगाम ये देना चाहता हूँ अपने नौजवानों को कि पहली बात तो यह है कि वो तालीम यानी शिक्षा अच्छी तरह से मेहनत से हासिल करें, पढ़ें और आगे बढ़ें। मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत के तहत करें, टाइम से खाना खाएं, फास्ट फूड कम से कम खाएं और नींद भरपूर लें। 11 बजे से पहले कोशिश करें कि सो जाएं। 11 बजे तक पढ़ाई करें, मोबाइल का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और अपना खान पान दुरुस्त रखें, अपनी हेल्थ को जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो ये दवाई दे रहे हो, मैं तो आ गया, मेरा तो सिर घूम रहा था, दवाई लेना आपके पास आ गया, मैंने दुकान आपकी देख ली। अगर किसी ने आपसे दवाई मंगवानी हो या किसी का यूनानी दवाओं से प्रेम हो, किस तरह से मिले आपसे? तो उसके लिए हमारे पास एक अलग सिस्टम है और डाक के द्वारा
इसके अलावा कुरियर के ज़रिए पार्सल भी दवाएं की जाती हैं, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर हमारा दर्शकों डॉक्टर साहब ने जो है आपको एड्रेस बताया। अरे एक हमारी पट्टी नीचे चलने लग रही, इस पट्टी पे स्क्रॉल पे आप देखना, ये जो नंबर है, अगर आपको लगता है कि आप ये दवाइयाँ मंगवाना चाहते हो या कोई समस्या है तो आप डॉक्टर साहब से जो है संपर्क कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबरों पे। जी बिल्कुल, ये जो यहाँ का एड्रेस है सरदार यूनानी दवाखाना, हमारा दो दवाखाना मशहूर है, एक अमीनाबाद में और टुंडे कबाबी के सामने, और यहाँ नखास में। तो किसी भी टाइम कभी भी अपनी पूरी जानकारी देकर, अपनी पूरी बीमारी बताकर, फ़ोन के ज़रिए भी और मैसेज के ज़रिए भी आप दे सकते हैं, बता सकते हैं, और मुनासिब तरह से आपका जो भी ट्रीटमेंट होगा उसको नुस्खा लिखा जाएगा, उसको बताया जाएगा, और यहाँ से दवा डिस्काउंट के ज़रिए भिजवाई जाएगी। डॉक्टर साहब आजकल एक ट्रेंड और चल रहा, कोई हमारी वीडियो ना देख का ही हो, शेयर कर का ही हो, कुछ लेस कर देंगे, आप भी कर दोगे कुछ दया दृष्टि? बिल्कुल 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 होगा जी, वो तो होता है हमारे यहाँ, बिल्कुल बगैर कहे होता है। हमारी वीडियो अगर कोई शेयर करके आया तो फिर कितना लेस होएगा? वो जो भी यहाँ का एक सिस्टम बना हुआ है, और मतलब वो परसेंट के हिसाब से है ना, तो उसके हिसाब से मैक्सिमम हम लोग कर देते हैं, और उसमें ज़्यादा मरीज़ को दिक्कत नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ना एक रुमाल भी खरीदना हो ना, यूँ पूछ लें लोग, भाई यो चलेगा कितना? दवाइयाँ की गारंटी क्या रहेगी? कभी हमारा 100 देख कर लोग मेरे ही कपड़े पाड़ लें। सही कह रहे हैं आप, हम लोगों के यहाँ अच्छी कंपनीज़ की दवाएं होती हैं। हाँ जी, सील पैक दवाएं होती हैं। हम लोग खुद अपनी निगरानी में दवाएं बनवाते हैं, और उसमें दवाओं के जो कंटेंट्स हैं, यानी जो जड़ी बूटियाँ उसमें पड़नी हैं, वो सब सामने कूट पीस कर, पाउडर बनाकर, या उसको जिस तरह से भी तैयार करना है उसको हम लोग तैयार करवाते हैं, ताकि उसका जो असर है वो असर जो है ख़त्म ना हो, बल्कि पूरा असर मिले, पूरा फ़ायदा मिले। तो असल है मर्ज़ को दूर करना, मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाना, और एक तरह से ये सोशल वर्क भी है। तो हम खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ, हौसले के साथ ये काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा हमें इसमें मुनाफा नहीं कमाना होता है, और दूसरी कंपनियों की दवाओं के कंपेयर करने पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई पाते हैं, और मरीज़ भी हमारे ज़रिए से बहुत मुतमईन होके जाता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं तो आज भी मैंने जिस तरह शुरुआत में बताया, सिर में दर्द था, दवाई लेने आया था, तो यहाँ पे मैंने प्रोफेसर रिजवान रज्जा जी मिल गए। तो मन में बात करने की जिज्ञासा इसलिए हुई क्योंकि प्रोफेसर थे, पढ़ाने वाले थे। अगर वो नीम हकीम होते तो मैं आपकी बात ना करवाता। तो जब मुझे लगा भी ऑथेंटिक है और डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बात ज़रूर करनी चाहिए यूनानी दवाओं पे, क्योंकि ये एक चीज़ नई है, वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज के टाइम में ये नई नज़र आने लग रही, क्योंकि ये जो है मेन स्ट्रीम में रही नहीं। अब मेन स्ट्रीम में कैसे आएगी? सरकारों ना काम करने पड़ेंगे, और दवाइयों की गारंटी होनी चाहिए। अगर गारंटी दवाइयों की होएगी जिस तरह डॉक्टर साहब ने दी है, तो लोग लेंगे और वो मेन स्ट्रीम में ज़रूर आएगी। तो पंजाब हरियाणा गेल में आज के लिए इतना ही। लखनऊ आए हुए थे तो सोचा भाई मौके पे चौका मार लें, डॉक्टर साहब से बात कर लें। आज के लिए इतना ही, दो इजाज़त, सत श्री अकाल, राम राम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।